हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 28 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती है। कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने धातुओं के गुण देखे थे और हम ये अभी तक जान चुके हैं कि कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती है, जबकि कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है। मतलब वो किसी के साथ भी, अन्य धातु के साथ या अधातु के साथ जल्दी से क्रिया नहीं करती है, जबकि कुछ धातुएं बहुत जल्दी से क्रिया कर देती हैं। तो जो धातुएं बहुत जल्दी से क्रिया करती हैं, बहुत फटाफट क्रिया कर देती है, उसे हम बहुत अधिक अभिक्रियाशील बोलते हैं, और जो नहीं करती है उसे हम कम क्रियाशील बोलते हैं। और कुछ धातुएं हमने देखा था, जैसे कि गोल्ड को हमने देखा था कि वो वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, सोना कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कोई भी अभिक्रिया नहीं दिखाती है। अब हम धातु की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। अब हम इसकी अभिक्रियाशीलता की मतलब उसकी कितना रिएक्शन करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, आइए देखते हैं। 100 ml के 5 बीकर लें, उनमें A, B, C, D और E चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। देखिए यहाँ पे लिया गया है, 5 बीकर लिए गए हैं और हर जो बीकर है उसके अंदर 50 ml पानी लिया गया है, जल लिया गया है। प्रत्येक बीकर में दिखाए गए पदार्थों को में से प्रत्येक का एक एक चम्मच कर घोलिए। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें एक बीकर A, जैसे कि ये बीकर A है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बीकर ए। तो बीकर ए में कॉपर सल्फेट और एक जिंक का टुकड़ा हमें डालना है। हमें इसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। बी में कॉपर सल्फेट और एक लोहे की कील Fe डालना है। बी में हमें क्या डालना है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और लोहे की कील डालनी है। अब सी में हमें क्या डालना है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और तांबे की छीलन और Cu डालना है। इसी तरह डी में आयरन सल्फेट FeSO4 और तांबे की छीलन डालनी है। FeSO4 और Cu डालना है इसके अंदर भी, ठीक है। इसी तरह ई में देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4 और हमें डालना है लोहे की कील, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए डालने से पहले जब हमने ये डाला कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है ABCD, ठीक है। जब हमने जिंक का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, तांबे की छीलन, ये क्रमानुसार इसके अनुसार डाला है, तब देखते हैं कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पे। ये देखिए इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये था जब हमने डाला और उसके बाद में ये हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ए यहाँ पे ब्लू कलर का था, यहाँ पे देखो कैसा डार्क हो गया है। यहाँ पे इसका जो नीला रंग था वो अदृश्य हो गया और नीचे भूरा भूरा आ गया है। यहाँ पे बी का जो सॉल्यूशन है कुछ देर के बाद में ग्रीन हो गया है। सी, डी, ई और ई में लगभग कुछ चेंजेस नहीं है। तो आइए देखते हैं ऐसा चेंजेस क्यों आया है। बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखो जो बीकर ए था इसमें हमने क्या डाला था, Zn, एक सेकेंड, हमने इसमें क्या डाला था, Zn, और हमने जिंक और क्या डाला था, CuSO4। ये चीज़ें हमने जो फर्स्ट बीकर था ए में हमने ये चीज़ें डाली। अब बेटा हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि Zn की अभिक्रियाशीलता पावर जो है वो ज़्यादा है, इसकी क्रिया करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, इस Cu को यहाँ से हटाकर खुद यहाँ पर लग जाता है और क्या बना देता है, ZnSO4, और यहाँ पे Cu अलग हो जाता है। इसने इसको विस्थापित कर दिया, Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब अपनी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो ये क्या बन गया, CuSO4 से क्या बन गया, ZnSO4, और Cu यहाँ पे अकेला रह गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखो क्या लिखा गया है। अब रिएक्शन देखो क्या हुआ, जब बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करता है। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से, देखो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, जिसकी वजह से अब जब विस्थापित किया उसकी वजह से क्या होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। देखो यहाँ पे नीला रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीला रंग अदृश्य हो जाता है और पेंदे में कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। और पेंदे में कॉपर का कैसा रंग जमा हो जाता है, भूरा रंग जमा हो जाता है। तो देखो एक रिएक्शन तो यहाँ पे हमें पता चल गई कि जो Zn है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्शनेबल है, किससे कि CuSO4 से, ठीक है, वो ज़्यादा अभिक्रिया दिखाता है अपनी। और ये तो थी ए की बात। अब हम देखते हैं बी में।
बी में भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर था, कॉपर सल्फेट का विलेन डाला हुआ था और Fe डाला हुआ था, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ब्लू से कैसा कलर हो गया, ग्रीन कलर। तो इसका मतलब है कि देखो बीकर बी में लोहे मतलब आयरन, यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब देखो CuSO4 का विलयन था, हमने पहले भी डाला, पहले हमने जिंक डाला था, अब हमने Fe डाला है। अब Fe भी क्या है, Cu से ज्यादा ताकतवर है, तो Fe भी क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा के खुद यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब देखो जो ज्यादा पावरफुल है उसमें हटाने की क्षमता होगी, तो ये क्या करता है, Fe इसको हटा के FeSO4 बना देता है और Cu को अलग कर देता है। कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब कॉपर को अलग कर दिया तो यहाँ पे रिएक्शन से कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। कलर कैसा हो गया इसका, ग्रीन कलर। तो देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। बीकर बी में लोहे ने आयरन और लोहा एक ही बात है बेटा। लोहे ने या आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब रिएक्शन देखते देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन था, Fe लोहे का था, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये यहाँ पे आके सेट हुआ और इसको निकाल के अलग कर दिया। तो आयरन सल्फेट बना दिया, FeSO4 बना दिया, Fe इसके साथ जुड़ गया FeSO4 और कॉपर को इसने अलग कर दिया। तो हमें ये भी क्या पता चली कि कॉपर सल्फेट की जो अभिक्रियाशीलता है वो Zn से भी कम है और Fe से भी कम है। जब Zn के साथ रिएक्शन होता है तो Zn भी Cu को हटा देता है, जब Fe के साथ अभिक्रिया होती है तो Fe भी क्या करता है, Cu को हटा देता है, ठीक है। अब देखिए ये हमें 2 पता चल गई। अब हम आगे देखते हैं कि आगे के जो बीकर थे CDE में जो हमने डाला था वहां पे कोई अभिक्रिया नहीं हुई। देखो जैसा पहले रखा हुआ था बेटा वैसा ही अभी है, जैसा पहले रखा हुआ है वैसा ही अभी है। यहाँ पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि जिंक जो है ZnSO4 जो बना है उसकी जब हम Cu से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पता है Cu की अभिक्रिया तो पहले ही कम है, क्योंकि वो तो पहले जब एक्सपेरिमेंट किया था तो Cu तो हट गया था ना, Cu तो हट गया था, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह FeSO4 के साथ में हमने अभी देखा था कि जब हमने CuSO4 के साथ में जब Fe की रिएक्शन करवाई थी बी प्रैक्टिकल में, हमने जब बी में किया था इसके अंदर, तब क्या हुआ था, Fe ने Cu को हटा दिया था। मतलब Fe भी क्या है, ज्यादा पावरफुल है, इसलिए Fe ने भी एक रिएक्ट नहीं किया। तो हमारा 2 तो यहाँ पे क्लियर हुआ। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा आपको। उसके बाद अब थर्ड में देखिए, एक तरफ है ZnSO4 और एक तरफ है Fe। ये 2 चीजें आई क्योंकि Fe ने Cu को हटा दिया था, Zn ने भी Cu को हटा दिया था, लेकिन अभी भी कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब कि जिंक जो है, Zn जो है वो ज्यादा पावरफुल है Fe से। अगर Fe पावरफुल होता तो वो इसको हटा देता, लेकिन Zn क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशीलता है Zn में, इसीलिए क्या किया है, Fe भी उसे नहीं हटा पाया है। तो इन तीनों रिएक्शन में, इन तीनों बीकर में इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है। तो देखो क्या लिखा है, हमने देखा कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई जिसकी वजह से हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। हमने यही देखा, देखो Zn की जो अभिक्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद थी Fe की और लास्ट में हमने देखी Cu की। अगर कोई भी SO4 का सॉल्यूशन बना हुआ है और Cu उसके साथ आता है, जैसे CuSO4 आया, तो अगर हम उसमें Zn डाल देंगे तब भी वो Cu को हटा देगा, अगर हम Fe डाल देंगे इसके अंदर तब भी वो Cu को हटा देगा। लेकिन अगर ZnSO4 का विलयन बना हुआ है उसके अंदर हम Cu को, कॉपर को और Fe को डालते हैं तो वो दोनों इसको नहीं हटा पाते, इन दोनों को अलग नहीं कर पाते क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है स्टूडेंट, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन का दिया गया है कि Zn की सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, उसके बाद Fe की, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता क्या है, Cu की, जिसको आसानी से हम तोड़कर अलग कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा या क्या होता है? तो बेटा कॉपर विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा। हमने देखा था ना, विलयन का रंग कैसा हो गया था, भूरा हो गया था, और कॉपर का रंग कैसा था, नीला। सॉरी, कॉपर का रंग भूरा था और कॉपर विलयन का रंग कैसा था, नीला। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? देखो कॉपर जो है, जिंक का विलयन क्या था, ZnSO4 में से इसको अलग क्यों नहीं कर पाता? देखो ये वाली रिएक्शन में कोई फर्क क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? क्योंकि Zn जो है वो ज्यादा क्रियाशील है Cu से। Zn की जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है कॉपर से, इसीलिए उसको अलग नहीं कर पाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। हम देखिए आंसर नंबर 2 बेटा, कॉपर धातु की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम होती है। कॉपर की जो अभिक्रियाशीलता है वो जिंक से कम होती है, इसीलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता या नहीं करता। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा, कॉपर धातु की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम होती है, इसीलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करता। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, जिंक
आयरन कॉपर की विक्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि सबसे ज्यादा किसकी है, देखो Zn की सबसे ज्यादा है, उसके बाद Fe की है और लास्ट में किसकी है, Cu की। तो ये रहा इसका आंसर बेटा, आंसर नंबर 3। सबसे ज्यादा किसकी है, जिंक की विक्रियाशीलता है, उससे कम आयरन की और सबसे कम कॉपर की विक्रियाशीलता है। अभी हमने इसको अच्छे से समझा भी है। क्या होता है जब, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देंगे। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देंगे तो क्या हुआ था बेटा, जो विलयन का रंग था वो कैसा हो गया था, हरा हो गया था। क्यों, क्योंकि Fe ने क्या किया था, Cu को विस्थापित कर दिया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। आंसर नंबर 4, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आयरन सल्फेट बना देता है और विलयन का रंग हरा हो जाता है। ये अभी हमने देखा था बेटा, जब क्या किया गया था, लोहे को Fe के साथ जब CuSO4 की रिएक्शन हुई थी बेटा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते, जब Fe के साथ में हमने Fe क्या है, लोहा है ना बेटा, लोहे को जब CuSO4 के साथ में रिएक्ट करवाया गया था तो क्या बन गया था, FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और विलयन का रंग हरा हो जाता है। तो अभी हम इसको समझ चुके हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक Zn प्लस डैश जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, CuSO4 क्या हो जाएगा, CuSO4, या हम इसको लिख देंगे कॉपर सल्फेट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट के साथ में हमने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ बेटा, सल्फेट के साथ में जिंक की रिएक्शन हो गई और कॉपर क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।